गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया चैप्टर तुम लोगों की बुक में है। अभी तक हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया आप लोगों को 4 लेसन हो गया है, लेकिन एक लास्ट लेसन बचा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वो हम लोग अगली क्लास में हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। एक सामान्य विज्ञान का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ये ऊर्जा के स्रोत में पिछले क्लास में पढ़ी भी हो, 9th क्लास में। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, यानी किसी काम को करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य क्या है? बल लगाकर किसी वस्तु में विस्थापन होता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे कार्य कहा जाता है। क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा हम उसको कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्य बराबर, परिभाषा के अनुसार कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जब वस्तु पर बल लगाया जाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हटा दिया जाता है, उसको विस्थापित किया जाता है, तो वो कहलाता है कार्य। यदि एक कूली सामान लेकर के वहाँ खड़ा रहता है प्लेटफॉर्म पर, तो बल लगा है उसका, लेकिन उसमें विस्थापन नहीं होता है, तो हम विज्ञान में उसे कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि विस्थापन क्या है? शून्य है, और शून्य होने के कारण से कार्य नहीं है। तो इस तरह से कार्य, उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, वह कार्य है। तो जितना इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। जितना कार्य होता है उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है, तो इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु कोई न कोई कार्य कर सकती है, अर्थात उसमें ऊर्जा होती है। जैसे यदि फुटबॉल पर किक मारा जाए तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। यानी फुटबॉल क्या है? रुकी हुई अवस्था में यदि फुटबॉल है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और गतिशील अवस्था में है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। यानी ऊर्जा का रूपांतरण हो गया स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा की ओर। ये सब 9th क्लास में पढ़ चुकी हो तुम लोग। स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा की ओर क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। ऊर्जा नश्वर है, अविनाशी है, अतः इसको नाश नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से 2 प्रकार की ऊर्जा मुख्य रूप से पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसके अलावा ऊर्जा के अन्य रूप हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, जल ऊर्जा। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। इस आधार पर, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के आधार पर अगर प्रकृति में हम देखें तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत है सूर्य। क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा पड़ती है। इस ऊर्जा का उपयोग पौधे करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिसमें कि पौधे द्वारा भोजन बनाया जाता है। भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। सूर्य से ऊर्जा का उपयोग अन्य कार्यों में भी होता है, जैसे कपड़ा सुखाने, अनाज सुखाने, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाले बहुत सारे उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे इसका उपयोग लाइट जलाने में किया जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। अब ऊर्जा का स्रोत किस प्रकार का होना चाहिए? एक उत्तम ऊर्जा जो होती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं अपने घरों में, जैसे जो ईंधन भी ऊर्जा का स्रोत है, तो किस प्रकार का होना चाहिए जिसका उपयोग किया जा सके? तो क्वेश्चन आता है कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो उसकी विशेषता निम्नलिखित होती है, जैसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो, प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा ईंधन होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, सुरक्षित भंडारण हो,
प्रदूषण मुक्त हो, अर्थात विषैले पदार्थों की उत्पत्ति न हो, कम से कम हो या न हो, सस्ता हो, ज्वलन ताप उचित होना चाहिए, ज्वलनशील होना चाहिए, ईंधन के दहन की दर संतुलित होनी चाहिए, अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कम मूल्य पर प्राप्त हो सके ऐसे ईंधन होने चाहिए। तो ऐसे ईंधन को कहते हैं उत्तम ऊर्जा का स्रोत या उत्तम ईंधन कहते हैं। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुकी हो, केवल हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत को ही अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय स्रोत जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, ऐसी ऊर्जा जो समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के बारे में तुमने पिछले क्लास में पढ़ी थी कि जीवाश्म ईंधन ऐसा ईंधन है जो खानों से प्राप्त किया जाता है। ये कैसे बनते हैं? जीवाश्म, जीवाश्म जीव का अस्म, यानी जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाला ईंधन। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर जब उथल पुथल हुई थी तो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब दब गए थे, ज़मीन के अंदर दब गए थे, और इनके दबने के फलस्वरूप जो जीवाश्म बने, ये कुछ जीवाश्म द्रव अवस्था में बदल गए और कुछ ठोस अवस्था में रह गए। तो जो ठोस अवस्था में हो गए वो कोयले का रूप ले लिए, जो द्रव अवस्था में हो गए उनको पेट्रोलियम इत्यादि ईंधन के रूप में प्राप्त हुए। तो ये जीवाश्म ईंधन से जो प्राप्त खाने हैं, जैसे पेट्रोलियम की खाने हैं, कोयले की खाने हैं, ये सब जीवाश्म ईंधन हैं। ये अगर ये लगातार निकलती रहती हैं तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएंगी, और जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो पुनः इसको बनने में अरबों वर्ष लगेंगे, करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएंगे। तो इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही तापीय विद्युत संयंत्र है या जल विद्युत संयंत्र है, इसमें काफ़ी ईंधन खर्च होता है। कोयले को जला करके, कोयले के दहन से इसमें जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से भाप बनाया जाता है, और भाप से फिर टरबाइन चला करके भाप बनाया जाता है और उससे विद्युत तैयार किया जाता है। तो यह तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र, ये सब में काफ़ी मात्रा में ईंधन खर्च होता है। तो यह सब जो है, जब इस तरह से ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जब ख़त्म हो जाएंगे तो ईंधन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में गाड़ियाँ बहुत अधिक चल रही हैं, पेट्रोलियम की खानों से जो पेट्रोल प्राप्त हो रहे हैं, डीजल प्राप्त हो रहे हैं, तो ये सब ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब खान से पेट्रोलियम का निकलना बंद हो जाएगा, तो यह जो गाड़ियाँ चलने वाली हैं ये खड़ी हो जाएंगी, तो क्योंकि पेट्रोलियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके इस तरह की जो अनवीकरणीय स्रोत जो हो रहा था, इसके सुधार के लिए कुछ इस तरह का प्रयोग किया गया कि इसमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बनाए गए। वो थे जैव मात्रा से। जैव मात्रा होता है बायोमास जिसको कहते हैं, जो जीवों के शरीर से निकलने वाले पदार्थ हैं उनका अपघटन करा करके उससे जो ईंधन प्राप्त किया जाता है वह गैर परंपरागत स्रोत कहलाती है, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय इसलिए कहा गया है कि यह जब एक तरह से जो बेकार चीज़ें हैं उनसे नई ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो यह प्रकृति में हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए जैव मात्रा से, बायोमास से जो तैयार किया जाता है उसे कहते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोबर गैस, सब लोग नाम सुनी होगी, गोबर गैस। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो जंतुओं के द्वारा त्यागे गए बेकार पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका प्रयोग करके गोबर गैस निकाला जाता है। यानी इसके लिए जो यंत्र बनाया गया उसको कहते हैं बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट।
उसमें जो बेकार पदार्थ हैं इनको अपघटन की क्रिया कराई जाती है और अपघटन के पश्चात जो गैस निकलती है उस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये प्राकृतिक चीज़ हो गई। पवन ऊर्जा है वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। पवन ऊर्जा से पवन चक्की चलाई जा सकती है और पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिससे कि मोटर इत्यादि चल सकते हैं आसानी से। इसी तरह से सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके सौर कुकर, इसमें खाना आसानी से बनाया जा सकता है। सौर सेल है जो सूर्य की उपस्थिति में इसको चार्ज करके और इससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। समुद्री जल से, समुद्र से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जब ज्वार भाटा आता है, उथल पुथल होता है, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, थोड़ा सा पहले तुम लोगों को बता चुके हैं केमिस्ट्री में कि नाभिकीय ऊर्जा में जैसे यूरेनियम है, इसके विखंडन से, इसके नाभिकीय विखंडन से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, इसका उपयोग करके नई ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और उस नई ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो इस तरह से ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत बहुत सारे ये एपरेटस हैं या यंत्र हैं जिनका उपयोग हम अच्छे ईंधन के लिए कर सकते हैं। तो ये इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मैं आपको फ़ोटो खींच करके दे रही हूँ। तो ये ऊर्जा के स्रोत क्यों पढ़ाएं, अभी हम बता रहे हैं तुम लोगों को इसको क्यों पढ़ाए हैं।